नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज का हमारा विषय है कि प्लानिंग कैसे करें फार्मिंग में। आज हम इसका पार्ट 2 बना रहे हैं और आज इसका हमारा दूसरा दिन है ट्रेनिंग का। तो सबसे पहले हमने कल पार्ट 1 में क्लियर किया था कि अपना गोल सेट करें, देसी गाय और नंदी रखें, जल संग्रहण के लिए ट्रेंच बनाएं, देसी बीज को बचाने के लिए सीड बैंक बनाएं। आज हम पार्ट 2 है, इसमें कुछ चीज़ें बताएंगे जो कल रह गई थी। तो आने वाले समय में जल एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो जल के ऊपर सबसे ज़्यादा सोचना है। सबसे ज़्यादा अगर सोचने वाली बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपकी होनी चाहिए तो वो जल की होनी चाहिए। और जल संग्रहण के लिए आप एक छोटा सा तालाब बना सकते हैं, कुआं बना सकते हैं, या मतलब एक छोटी सी खाई बना सकते हो, कुछ भी बनाएं। लेकिन वर्षा का जल जो है संग्रहण के लिए आपको योजना बनानी होगी। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन जब तक कुछ नहीं है तो आप छोटा सा तालाब या कुआं खोद सकते हैं, है ना, या कोई टंकी या ट्रेंच कुछ बना सकते हैं, और जिससे जल आपका बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो जल बचाने को करना है। अब दूसरी बात आते हैं कि हमारे को दूसरा क्या करना है। प्राकृतिक कृषि में केंचुए को बचाना है। केंचुआ हमारा साथी है, उसके लिए योजना बचानी है। केंचुए कैसे बचेगा, आच्छादन से बचेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर तितलियों को बचाने की प्लानिंग करें कि तितलियाँ कैसे हमारे खेत में आ सकती हैं, हम क्या लगाएं जिससे तितलियों को आकर्षित कर पाएँ। हमारे खेत में तितलियाँ आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो जैव विविधता पर निर्भर करता है, बायोडाइवर्सिटी। जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी अच्छी कृषि होगी, उतनी अच्छी खेती होगी, और उतना अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू होगा, उतनी अच्छी प्योरिटी होगी, उतना अच्छा बीज होगा, उतनी अच्छी लोगों की सोच होगी, समझ होगी। फिर दूसरी बात है, मधुमक्खी के लिए प्लानिंग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी कैसे आ सकती है, कौन से ऐसे पेड़ लगाएं जिस पे मधुमक्खी बैठना पसंद करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वही पेड़ लगाएं जिसे मधुमक्खी पसंद करती हैं, तो हम ऐसी प्लानिंग करें। फिर मोरों के लिए प्लानिंग करें कि मोर क्या खाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे बैठते हैं, उनके लिए एक एनवायरनमेंट बनाएं, कुछ ऐसे पेड़ लगाएं जिससे मोर आपके खेत में आ सकें। उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, वीडियो में कभी कवर करेंगे। फिर दूसरी बात, चिड़िया ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। मैंने देखा है कि जो खजूर का पेड़ होता है उस पर सबसे ज़्यादा घोंसला बनाती है चिड़िया। तो खजूर का पेड़ आपके खेत में 1-2 ज़रूर होना चाहिए, और उसमें कोई पानी की आवश्यकता नहीं होती। और लोग बाग क्या होता है, खजूर का पेड़ होता है तो उसे निकाल देते हैं, जबकि वो बहुत ही आवश्यकता है। और जो चिड़िया विलुप्त हो गई हैं वही आपके बीजों को बचाने का काम करती हैं, फैलाने का काम करती हैं, जैव विविधता का काम करती हैं, जो कि हमारे कृषि में आवश्यक है। फिर दीमक अगर आपके खेत में है तो उसके लिए एक स्थान बनाएं। और दीमक आपके खेत में है तो आप, ये बहुत अच्छी बात है और होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं उनके खेत में दीमक होती है, और उनका कैसे आप उपयोग कर सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिर नील गाय के लिए प्लानिंग करें कि जो नील गाय है या कोई और भी जंगली सूअर हैं, उनके लिए प्लानिंग करें कि उनके बारे में थोड़ा स्टडी करें, उनको क्या चाहिए, क्या एनवायरनमेंट चाहिए, क्या उनको खाना है। तो उनकी ऐसी प्लानिंग करें कि वो आपके फेंसिंग के पास ही उनको मिल जाए, जिससे वो खेत में ना आए, अपना खाना खाएं और निकल जाएं। क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं जैव विविधता के पार्ट है, तो उनके लिए भी हमारे को सोचना पड़ेगा। और सबसे पहले वो ज़मीन और वो घर उनका है, फिर बाद में हमारा है। तो ऐसा कुछ सोचे। फिर उसके बाद दूसरी जो टॉपिक आता है वो पेस्ट मैनेजमेंट का आता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के सामने। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आप अपने खेत में रखेंगे, लगाएंगे प्लानिंग से, तो आपको कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता अपनी ज़िंदगी में नहीं पड़ेगी। तो आप खसखस ज़रूर लगाएं अपने खेत में। खसखस रखें, लेमन ग्रास रखें, नीम रखें, गिलोय रखें, तुलसी रखें, अरंड अगर है तो अरंड लगाएं, सरसों रखें, थोड़ी सरसों लगी रहनी चाहिए। सूरजमुखी और गेंदा का फूल आपके खेत में अवश्य होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें खेत में हैं तो आपको कीटनाशक की अपने जीवन भर कभी आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही जैसे जो आते रहते हैं न्यूज़ में टिड्डी आ गई, कभी ऐसा हुआ, तो कभी ऐसी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। फिर तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मल्चिंग। हमारे खेती में कुछ भी वेस्ट नहीं है, जो भी वेस्ट है आप उसको मल्चिंग के लिए रख लें। और भूस है, घास है, जो भी चीज़ें हैं, पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, तो उनको मल्चिंग के लिए रख सकते हैं। जब आप खेती करें तो उनको मल्चिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। मल्चिंग का मतलब होता है आच्छादन, भूमि को ढक के रखना। अब आते हैं अपने 1 एकड़ खेत पे। हम जो मॉडल बना रहे हैं 1 एकड़ के लिए बना रहे हैं। खेत को 5 पार्ट में बांधें और उसको जोन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके डिवाइड कर लें। सबसे पहले जोन 0 में अपने लिए घर बनाएं। अगर लेबर से काम करवाना चाह रहे हैं तो एक लेबर के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाएं जिसमें वो रह सकें आपके खेत के अंदर ही। सक्सेसफुल मॉडल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप या तो आपकी कोई लेबर 24 घंटे 24x365 डे वहाँ पे रहे। और वो लेबर अगर सात्विक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्योंकि नशा से भी फिर प्राकृतिक कृषि में बहुत दिक्कतें आती है,
तो आप लेबर के लिए घर बना लेंगे। फिर जोन 1 में क्या करेंगे, आप एक नर्सरी बनाएंगे और नर्सरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और नर्सरी से भी आप सिर्फ़ और सिर्फ नर्सरी से भी 10-15 हज़ार रुपये पर महीने कमा सकते हैं। ये एक सोचने का विषय है, ट्रेनिंग का पार्ट है, बाद में बताएंगे। फिर दूसरा जोन 2 में आप एनिमल्स के लिए बनाएं कि जहाँ कहाँ पे गाय रखें, कहाँ नंदी रखें, क्या खाएंगे खिलाएंगे, उसके लिए प्लानिंग करें। फिर जोन 3 में आप क्रॉप फील्ड का जहाँ पे आपको उगाना है उसकी प्लानिंग करें, कहाँ पे कैसे उगाना है। जोन 4 में आप फ्रूट के लिए देखें, जो फ्रूट फॉरेस्ट एक छोटा सा लगा सकते हैं। ये 1 एकड़ में से ही 5 पार्ट जो डिवाइड करेंगे उसमें से ही आपको करना है। और जोन 5 में प्लानिंग करें कि जो आपके वाइल्ड एनिमल हैं, जहाँ पे भी जैसे नील गाय है, जो भी वाइल्ड एनिमल है आपके एरिया में, वो वहाँ पे आए और वहाँ से खाना खा के निकल जाए। और जब जोन 5 की प्लानिंग करें तो एक शब्द है बायोमिमिक्री, इसका आप ध्यान रखें। बायोमिमिक का मतलब होता है जंगल को देख के उसकी 2 कॉपी करना, और इस पे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया। हम भी इसके बारे में कभी ट्रेनिंग देंगे, तो बायोमिमिक्री आप पढ़ सकते हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। आपके मॉडल में क्या चीज़ आवश्यक होनी चाहिए, अगर आप एक लंबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक बैलगाड़ी ज़रूर होनी चाहिए, आपके पास एक ओखली ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि आप कुछ चीज़ें मतलब कूट के खा सकते हैं, आपके पास सिलबट्टा ज़रूर होना चाहिए, आपके पास हाथ से चलाने वाली चाकी ज़रूर होनी चाहिए। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी का जो अब 2021 में जब से ये कोविड-19 नाम का एक वायरस आया, तब से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई वैश्विक व्यवस्था है, वो स्टार्ट हो गई है। तो कभी भी आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आपके खेत में हैं तो आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो पॉलिसी है वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर दूसरी बात, आप रॉ वीगन की आदत डाल लीजिए, कच्चा खाने की आदत डाल लीजिए, जो कि आपके भविष्य में काम आएगा। आपको आने वाले समय में कच्चा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो आप कच्चा खा के अपने जीवन को यापन कर सकें। तो कुछ चीज़ें हम अपने लिए भी मतलब देख रहे हैं, कुछ आपके लिए भी देख रहे हैं कि किसान हमारा ज़िंदा रह पाएगा तब हम ज़िंदा रह पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और वैसे कच्चे खाने के वैसे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट रखते हैं और अचीवमेंट रखते हैं, एक फॉर्मूला कमिटमेंट एंड अचीवमेंट। आप सुबह अगर डेली एक चार्ट बनाते हैं या कोई एक बोर्ड बनाते हैं, वहाँ पे रोज़ कमिटमेंट लिखते हैं सुबह 8 बजे, और रोज़ शाम को 8 बजे PM मतलब शाम को आप लिखते हैं कि आपने क्या अचीवमेंट किया, और आप ऐसे इस फॉर्मूले के साथ काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप 1 एकड़ से 5 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन कमिटमेंट और अचीवमेंट ज़रूरी है, वो भी डेली बेसिस पे। आपकी वीकली प्लानिंग, मंथली प्लानिंग और ईयरली प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग फाउंडेशन आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि हम एक फैमिली फार्मर का कोर्स चलाने वाले, लॉन्च करने वाले हैं। और जो व्यक्ति हमारे तरीक़ों से, नेचुरल फार्मिंग के तरीक़ों से कृषि करेगा, हमारे एथिक्स और प्रिंसिपल को अपनाएगा, तो हम उसके ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक में हेल्प करेंगे और उसको फैमिली फार्मर बनाएंगे, और उसके जो शहर में जो लोग बाग रह रहे हैं उनको डायरेक्टली उनसे जोड़ेंगे ताकि वो एक अच्छा मुनाफा कमा पाएँ। लेकिन ये सुविधा सिर्फ उनके लिए है जो दिल्ली NCR में 150 से 200 किलोमीटर के बीच में रह सकते हैं। और इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जो व्यक्ति एथिक्स प्रिंसिपल फॉलो करे, देसी गाय को समझे, नंदी को समझे, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग में, उन चीज़ों को गहराई से समझता है और इन चीज़ों में करने का प्रयास करता है, और एक युद्ध स्तर पर कृषि करना चाहता है और दृढ़ विश्वास होकर काम करना चाहता है, तो हम उसकी पूरी मदद कर सकते हैं। और हम इसमें फंडिंग की लोगों की आवश्यकता होती है। मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन फंडिंग की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है। अगर कोई व्यक्ति इतना सच्चा है तो हम उसकी फंडिंग में भी मदद कर सकते हैं। और कोई फंडिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन व्यक्ति हमारे को जैसा चाहिए वैसा मिलना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा इसमें स्कोप भी है, और बस बात यह है कि आप कुछ अच्छा करना चाहें। अब हम पार्ट 3 बनाएंगे कल, और इसमें टेक्निकल फार्मिंग की चर्चा करेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम। आप जुड़े रहें। आपका कोई प्रश्न है तो हमें ज़रूर लिखें।